हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th की हिंदी की बुक वेदांत से चैप्टर नीलकंठ। इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि नीलकंठ का मतलब क्या होता है। नीलकंठ यानी कि जिसका गला नीला हो। नीलकंठ मोर को भी कहा जाता है। यहाँ लिखा है, उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि एक दिन वो अपने मेहमान को स्टेशन पहुंचाती हैं और स्टेशन पहुंचाने के बाद जब वो लौट रही होती हैं तो उन्हें चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ जाता है, यानी कि वो दुकान जहाँ पर चिड़ियों को और खरगोशों को बेचा जाता था। और महादेवी वर्मा को जैसे ही ये ध्यान आता है वो अपने ड्राइवर से ये कहती हैं कि वो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान की ओर चले। यानी महादेवी वर्मा ने अपने ड्राइवर को ये ऑर्डर दिया कि वो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान की तरफ चले। आगे लिखा है, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि जैसे ही वो चिड़िया वाले की दुकान के नज़दीक पहुँचती हैं, बड़े मियाँ जो कि उस दुकान के मालिक थे वो ड्राइवर को रुकने का इशारा करते हैं। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, यानी कि महादेवी वर्मा के कोई क्वेश्चन करने के पहले ही बड़े मियाँ कहना शुरू कर देते हैं, सलाम गुरुजी। और वो क्या कहते हैं, सबसे पहले वो सलाम करते हैं। किसे करते हैं? महादेवी वर्मा को। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। और जो बड़े मियाँ थे, यानी कि जो चिड़ियों की दुकान के मालिक थे, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि पिछली बार आने पर आपने, यानी कि महादेवी वर्मा पिछली बार आई थी और वो कहते हैं कि जब आप पिछली बार आई थी तो आपने मुझसे मोर के बच्चों के बारे में पूछा था कि मेरे पास मोर के बच्चे हैं या नहीं। वो आगे कहते हैं कि शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार मीन्स जो चिड़ियों को पकड़ता हो, जो चिड़ियों को मारता हो। दुकान वाले कहते हैं कि एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। और जो 2 मोर के बच्चे थे वो कौन थे? एक उनमें से एक मोर था और एक उनमें से मोरनी थी। आप मान ले, मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। दुकान वाले महादेवी वर्मा से कहते हैं कि मेरे पास एक मोर है और एक मोरनी है और आप पाल लीजिए। और मोर के पंजों से चूँकि दवा बनती है इसीलिए बहुत सारे लोग मोर को खरीदने के लिए आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। दुकान वाला अपनी तारीफ करते हुए कहते हैं कि आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को मोर नहीं दिया था, क्योंकि जो बहुत सारे लोग मोर को खरीदने आए थे वो मोर का यूज़ करते हुए, मोर के पंजों का यूज़ करते हुए दवा बनाते। इसीलिए वो ये कहते हैं कि आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मैं ऐसे लोगों को मोर क्यों बेचूं? मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? और दुकान वाला कहते हैं कि मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को, यानी कि वो लोग जो मोर के पंजों से दवा बनाते हैं, उन्हें मैं क्यों बेचूं? मैं उन्हें मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? क्योंकि वो मोर को मार करके ही उनके पंजों से दवा बनाएंगे। टालने के लिए मैंने कह दिया, गुरुजी ने मंगवाए हैं। दुकान वाला महादेवी वर्मा को कहते हैं कि टालने के लिए, यानी कि उन लोगों को मना करने के लिए मैंने कह दिया कि गुरुजी ने मंगवाए हैं, यानी कि महादेवी वर्मा ने मंगवाए हैं। वैसे ये कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है। दुकान वाला क्या कहते हैं कि वैसे ये कमबख्त रोज़गार ही ख़राब है। कौन सा रोज़गार? चिड़ियों को पकड़ना और अपने फ़ायदे के लिए उन्हें मारना। इसी के बारे में दुकान वाला कहते हैं कि ये रोज़गार ही ख़राब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। और वो क्या कहते हैं कि बस चिड़ियों को पकड़ो और उन्हें मारो, इसलिए ये रोज़गार ही ख़राब है। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। महादेवी वर्मा क्या कहती हैं? महादेवी वर्मा ये कहती हैं कि जो बड़े मियाँ हैं, जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनका कोई रोक नहीं है, यानी कि तूफान मेल के लिए, यानी कि उनके भाषण को यहाँ तूफान मेल कहा गया है। तूफान मेल क्यों कहा गया है? क्योंकि तूफान
लगातार चलता रहता है। इसीलिए महादेवी वर्मा बड़े मियाँ के भाषण को तूफ़ान मेल कहती हैं और वो ये कहती हैं कि जब वो बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो रुकते नहीं हैं, यानी कि जिस तरह से एक ऐसा ट्रेन जो बहुत तेज़ी से चलता हो, इसलिए उसका कोई लोकल स्टेशन नहीं होता, इसी तरह से जब बड़े मियाँ जब बोलना स्टार्ट करते हैं तो उनका कोई रोक नहीं होता, यानी उनका कोई निश्चित स्टेशन नहीं होता, वो बोलते ही रहते हैं। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। लेखिका ये कहती हैं कि जो सुनने वाला है, जब बड़े मियाँ बोलना स्टार्ट करते हैं तो जो सुनने वाला है, जहाँ वो थक कर बड़े मियाँ को जब तक नहीं टोक देते हैं कि वो बोलना बंद करें, तब तक बड़े मियाँ बोलते ही रहते हैं। इसलिए जब तक सुनने वाला थक कर उन्हें रोक ना दे वही स्टेशन मान लिया जाता है, यानी कि जो सुनने वाला है जब उन्हें टोक देते हैं तो बड़े मियाँ चुप हो जाते हैं और यही उनका स्टेशन मान लिया जाता है, यानी कि वहीं वो रुक जाते हैं। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ। इस बात से अच्छी तरह से वो परिचित थी, यानी कि वो ये अच्छी तरह से जानती थी कि जब बड़े मियाँ बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो फिर लगातार बोलते ही रहते हैं। इसी बात को अच्छी तरह से जानते हुए और इसी वजह से उन्होंने बीच में ही बड़े मियाँ को टोक कर और रोक कर पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ। बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। जब लेखिका ने ये पूछा कि मोर के बच्चे हैं कहाँ, तब बड़े मियाँ ने हाथ के इशारे से कहा कि मोर के बच्चे कहाँ हैं, और बड़े मियाँ के हाथ के इशारे का अनुसरण करते हुए, यानी कि हाथ के इशारे को फॉलो करते हुए लेखिका की नज़र एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुँची, जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। और मोर के बच्चे कैसे थे? मोर के बच्चे तीतर के जैसे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। लेखिका कहती हैं कि जो पिंजड़ा था वो पिंजड़ा इतना संकीर्ण था, यानी कि इतना नैरो था, इतना छोटा था कि वे पक्षी शावक यानी जो मोर के बच्चे थे वो जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, यानी कि वो पिंजड़े में बिल्कुल भी फ्री नहीं थे, बल्कि वो पूरे पिंजरे में समाये हुए थे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। जब लेखिका मोर के बच्चों का निरीक्षण कर रही थी, निरीक्षण मीन्स ध्यान से देखना, जब लेखिका मोर के बच्चों को ध्यान से देख रही थी, ऑब्जर्वेशन कर रही थी, उसके साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी, यानी कि जो भाषण है उनका वो चली जा रही थी, वो लगातार बोलते जा रहे थे। ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं। बड़े मियाँ क्या कह रहे थे लेखिका से? बड़े मियाँ लेखिका से ये कह रहे थे कि ईमान कसम गुरुजी, चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद 30 रुपये लिए हैं, यानी कि जिस चिड़ीमार ने मोर के बच्चों को बड़े मियाँ को दिया था, उन्होंने दुकान वाले से यानी कि बड़े मियाँ से कितने रुपये लिए थे? 30 रुपये लिए थे। बारहा कहा, भाई ज़रा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला। बड़े मियाँ चिड़ीमार से क्या कह रहे थे? बड़े मियाँ चिड़ीमार से उन्होंने ये कहा था कि इन मोर के बच्चों का तुम 12 रुपये ले लो, और फिर उन्होंने ये कहा था कि भाई ज़रा सोच तो, यानी कि ज़रा सोच लो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है, यानी कि अभी ये इतने छोटे हैं कि इनमें मोर की कोई खासियत ही नहीं है, और तुम 30 रुपये मांग रहे हो कि तू इतनी बड़ी कीमत मांगने चला और तुम 30 रुपये मांग रहे हो, 12 रुपये ले लो। पर वो मुंजी क्यों सुनने लगा? फिर बड़े मियाँ क्या कहते हैं कि फिर वो मुंजी क्यों सुनने लगा? मुंजी मीन्स कि जो चिड़ीमार था वो अपने 30 रुपये ही मांग रहा था, वो कम नहीं कर रहा था और वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था। इसी वजह से बड़े मियाँ ने उसे मुंजी कहा है। और बड़े मियाँ ने क्या कहा? लेकिन वो जो मुंजी था, यानी कि वो जो चिड़ीमार था, वो क्यों सुनने लगा? यानी कि वो 12 रुपये में देने को तैयार नहीं था। आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। फिर बड़े मियाँ
लेखिका से ये कहते हैं कि मैंने आपका ख्याल किया कि आप मोर के बच्चों को ज़रूर खरीदेंगी, इसलिए आपका ख्याल करके अस्ता पछता कर, यानी कि मेरा मन देने को नहीं था, लेकिन फिर भी आपका ख्याल आने पर मैंने चिड़ीमार को 30 रुपये दे दिए। अब आप जो मुनासिब समझें। बड़े मियाँ ने लेखिका से ये कहा कि अब जब आप इसे खरीदेंगी तो आप जो भी सही समझेंगी वो पैसे मुझे इसके दे दें। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। अस्तु, अस्तु मीन्स यह एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है तो ठीक है। लेखिका कहती हैं तो ठीक है, 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैं वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। यानी कि लेखिका ने 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के पैसे दिए, यानी कि उन्होंने टोटल 35 रुपीज़ दुकान वाले को दिए, यानी कि बड़े मियाँ को दिए। और जब वो छोटा पिंजरा उन्होंने कार में रखा, तब वो जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। यानी कि जब तक लेखिका ने उन पिंजरों को अपने कार में नहीं रखा था, उससे पहले जो मोर और मोरनी थे वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि पिंजरे में वो कोई चित्र हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें अपने कार में रखा, तब ऐसा लगा जैसे कि वो चित्र से जीवित हो गए हैं, यानी कि वो फिर हिलने डुलने लगते हैं। और जब तक वो कार में नहीं थे और कार से बाहर थे, सिर्फ पिंजरे में रखे हुए थे, तो वो हिल डुल नहीं रहे थे, और इसीलिए लेखिका ने उन्हें चित्र के जैसा कहा। और जैसे ही उन्होंने अपने कार में उन पंछियों को रखा, तो फिर वो हिलने डुलने लगे। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। दोनों पक्षी शावक, यानी कि जो दोनों पक्षी के बच्चे थे, वो छटपटाने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पूरा पिंजरा ही जिंदा हो चुका है और वो उड़ने लायक हो गया है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग लिया है। और जैसे ही लेखिका अपने घर पहुंचती हैं तो उन बच्चों को देखकर सभी ये कहने लगते हैं यह मोर का बच्चा नहीं है बल्कि तीतर है और मोर कहकर आपको ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। लेखिका कहती है कि बेशक बहुत बार ठगे जाने की वजह से ठगे जाने की बात मेरे चढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। यानी कि जब भी कोई लेखिका को ये कहता था कि आप ठग ली गई हैं, तो वो चिढ़ जाती थी। क्यों? क्योंकि लेखिका बहुत बार ऐसा हुआ था कि जैसे कि वो ठगी गई हैं, और ये जो ठगने वाली बात थी, इसे सुनकर लेखिका चिढ़ जाती थी। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, यानी कि नाखुश होकर लेखिका ने कहा, मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं। वो क्या कहती है कि मोर के क्या सुरखाब के पर लगे हैं, है तो पक्षी ही, यानी कि ये भी तो एक पक्षी ही है। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई, और जब लेखिका चिढ़ जाती हैं उसकी वजह से शायद उन दोनों पक्षियों के लिए लेखिका के व्यवहार और उनकी कोशिश में कुछ विशेषता आ गई, यानी कि कुछ खासियत, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उसका दरवाज़ा खोला। पहले दिन लेखिका क्या करती है? पहले दिन लेखिका ने अपने पढ़ने लिखने वाले कमरे में उन पिंजरों को रख देती हैं और फिर उसका दरवाज़ा खोल देती हैं, यानी कि पिंजरे का दरवाज़ा खोल देती हैं। फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा, और महादेवी वर्मा क्या करती हैं? 2 कटोरा लेती हैं और 1 कटोरे में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां पक्षियों के खाने के लिए रखती हैं और 1 कटोरे में वो पानी रखती हैं। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। और जैसे ही पिंजरे का दरवाज़ा खुलता है, दोनों मोर और मोरनी क्या करती हैं? वो अपने पिंजरे से निकल जाती हैं। और पिंजरा कैसा था? चूहेदानी जैसा था, जैसे कि चूहा पकड़ने वाला जो पिंजरा होता है वैसे ही उनका पिंजरा था। वो अपने पिंजरे से निकल जाते हैं और कमरे में मानो खो जाते हैं, यानी कि पूरे कमरे में वो घूमने लगते हैं। कभी वो मेज के नीचे घुस जाते थे, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरी रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया, और लास्ट में वो इधर उधर भागने के बाद, लुका छिपी करने के बाद थक करके
जो मोर और मोरनी थे, लेखिका के रद्दी कागज़ की टोकरी थी, उसी में वो बैठ गए और उसी को उन्होंने अपना बसेरा बना लिया। 2-4 दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। लेखिका कहती हैं कि 2-4 दिन वो इसी तरह से कमरे में घूमते फिरते थे और रात में उसी टोकरी में वो रहते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। और लेखिका कहती हैं कि जब वो सेटिस्फाइड हो गए, उन्हें ये लगा कि वही उनका घर है। इस तरह से आश्वस्त हो जाने पर, सेटिस्फाइड हो जाने पर मोर और मोरनी कभी लेखिका की मेज़ पर चढ़ जाते थे, कभी कुर्सी पर चढ़ जाते थे और कभी लेखिका के सर पर अचानक वो चढ़ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। लेखिका कहती हैं कि खिड़कियों में तो जाली लगी थी, लेकिन लेखिका को अपने कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी। नवागंतुक मीन्स जो नए नए आए हों। लेखिका कहती हैं कि दरवाज़ा खुला रहने पर चित्रा, यानी कि उनकी बिल्ली का नाम है, वो कहती हैं कि चित्रा यानी बिल्ली इन नवागंतुकों, यानी कि ये जो नए नए पक्षी आए हैं, उनका पता लगा सकती थी। और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, ये अनुमान करना कठिन नहीं है। वो कहती हैं कि जब बिल्ली इन्हें खोज लेती तो इसका क्या रिज़ल्ट होता, क्या परिणाम होता, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। यानी कि जो बिल्ली थी वो इन पक्षियों को खा जाती। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। वो कहती है कि वैसे तो उनकी बिल्ली चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, लेकिन यहाँ पर 2 सर्वथा अपरिचित, यानी कि जो 2 मोर और मोरनी थे, वो वहाँ के लिए अपरिचित थे, वहाँ के लिए नए थे। वो दोनों पक्षी वहाँ पर रह रहे थे, इसलिए उनकी जो बिल्ली थी वो उन पर आक्रमण कर सकती थी। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना लें। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मारजारी के लिए असह्य ही कही जाएगी। लेखिका कहती हैं उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे, यानी कि बिल्ली के लिए ये दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों, यानी कि मोर और मोरनी, उसकी दृष्टि में, यानी कि बिल्ली की नज़र में अरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यानी कि लेखिका ये कहना चाहती हैं कि जो उनकी बिल्ली थी वो ये समझेगी कि ये जो दोनों पक्षी हैं वो कोई अपरिचित हैं, वो यहाँ की रहने वाली नहीं हैं और वो लेखिका के मेज को अपना सिंहासन बना रही हैं। और इस स्थिति में जो चित्रा है, जो बिल्ली है, उसके लिए ये असह्य ही कही जाएगी, यानी कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि कोई भी अपरिचित लेखिका के मेज को अपना सिंहासन बनाए। इसलिए बिल्ली मोर और मोरनी पर आक्रमण कर सकती है। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। लेखिका कहती हैं कि जब उनके कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, यानी कि जो पक्षी थे वो लेखिका के कमरे को जब गंदा करने लगे, तब बड़ी मुश्किल से लेखिका ने दोनों चिड़ियों को पकड़ा और उन्हें पकड़कर जाली के बड़े घर में उन्हें पहुंचाया, जो कि जीव जंतुओं के लिए सामान्य निवास था। यानी कि लेखिका के घर में जो भी जानवर रहते थे वो इसी जगह पर रहते थे। दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। कुतूहल मीन्स शोर शराबा। लेखिका यहाँ ये कहना चाहती हैं कि जैसे कभी किसी के घर में शादी होती है और उस घर में जब कभी दुल्हन आती है तो दुल्हन को देखकर पूरे घर में शोर शराबा होता है, खुशी का माहौल होता है और सभी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उसी तरह से दोनों नवागंतुकों, यानी कि जो दोनों नए पक्षी थे, मोर और मोरनी, जैसे ही लेखिका के जीव जंतुओं वाले निवास में पहुंचते, वहां पर पहले से जो भी जानवर थे उनके बीच में शोर शराबा होने लगता है, जिस तरह से नए दुल्हन के आने पर पूरे परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू गुटरगू की रागिनी अलापने लगे।
यहाँ लिखा है, लेखिका कहती है कि जैसे ही मोर और मोरनी जीव जंतुओं के निवास पर पहुँचते हैं, वहाँ पर पहले से मौजूद लक्का कबूतर नाचना छोड़ देता है और उनकी तरफ दौड़ पड़ता है और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू की रागिनी अलापने लगता है, यानी कि वो गुटरगू की जो लय है वो गाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो गा रहा हो। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। सभ्य मीन्स अच्छे किरदार वाले, ऊंची सोच रखने वाले। सभासद मीन्स जो मीटिंग में बैठे हुए जो लोग होते हैं उनके बारे में लिखा है सभासद। यहाँ लेखिका कहती हैं कि जो बड़े खरगोश थे वो सभ्य सभासदों के समान, यानी कि जिस तरह से बड़े और सभ्य लोगों की मीटिंग होती है और सभी बहुत अच्छे तरीके से बैठकर मीटिंग करते हैं, उसी के जैसा क्रम से बैठकर गंभीर भाव से यानी डीपली सोचने के अंदाज से उनका निरीक्षण करने लगे, यानी कि जो मोर मोरनी थे उनको ध्यान से देखने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। और जो छोटे खरगोश थे वो कैसे थे? वो ऊन की गेंद के जैसे थे। छोटे खरगोश उनके चारों ओर यानी मोर मोरनी के चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। लेखिका कहती हैं कि जो तोते थे वो अच्छी तरह से उन्हें देखने के लिए उन्होंने अपनी एक आंख बंद कर ली और एक आंख से उनका परीक्षण करने लगे, यानी कि उनका एग्जामिन करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। लेखिका कहती हैं कि उस दिन जिस दिन मैंने उन सभी मोर और मोरनी के बच्चों को मैंने जैसे ही जीव जंतु वाले निवास में रखा, वैसे ही सभी पहले से मौजूद जानवरों ने उन मोर और मोरनी को देखकर शोर करने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि चिड़ियाघर में भूचाल आ गया हो। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। लेखिका कहती हैं कि धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। लेखिका कहती हैं कि उनका कायाकल्प मीन्स कि उनका जो फिजिकल बनावट था वैसा ही शायद और रंगमय था, यानी कि पूरा रंग से भरा हुआ था, जैसा कि इल्ली से तितली का बनना। यानी कि जब इल्ली होती है वो एक कीड़े के जैसी होती है, लेकिन जैसे ही वो तितली बनने के प्रोसेस में होती है तो लास्ट में वो रंग बिरंगी तितली बन जाती है। इसीलिए यहाँ लेखिका कहती हैं कि जिस तरह से इल्ली से तितली बन जाती है वैसे ही मोर और मोरनी का कायाकल्प हुआ था, यानी कि पहले वो तीतर के तरह लग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगे वैसे वैसे उनका रंग निखरने लगा था। मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई। लेखिका कहती हैं कि जो मोर के सिर के ऊपर की जो कलगी होती है वो घनी हो गई, ऊंची हो गई और चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई। बंकिम मीन्स टेढ़ी। लेखिका कहती है कि मोर जैसे जैसे बड़ा हो रहा था उसकी चोंच टेढ़ी हो गई और पैनी हो गई, यानी कि नुकीली हो गई। गोल आँखों में इंद्रिनी की नीलाव द्युति झलकने लगी। इंद्रिनी की नीलाव द्युति मीन्स नीले रंग की रत्न की छवि मोर के गोल आँखों में झलकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने गिरने लगी, यानी कि मोर की जो गर्दन थी, ग्रीवा मीन्स गर्दन, मोर की जो गर्दन थी वो नीले और हरे रंग की थी। हर भंगिमा मीन्स वो सिचुएशन जिसमें कि मोर के गर्दन मूव करते हैं। लेखिका कहती हैं कि मोर की लंबी गर्दन नीले और हरे रंग की थी और जैसे ही वो अपने गर्दन को हिलाता डुलाता था उसमें से धूप छाही तरंगे, यानी कि ऐसा लग रहा था उसकी गर्दन से जो तरंगे हैं वो धूप और छांव की तरह उठ और गिर रही हों। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। लेखिका कहती हैं कि मोर के दोनों साइड के जो दोनों पंख थे उसमें सलेटी और सफ़ेद रंग के आलेखन मीन्स लेखन क्रिया स्पष्ट होने लगे, यानी कि उसके दोनों पंखों में ऐसा लग रहा था जैसे सलेटी और सफ़ेद रंग से लिखा हुआ हो।
पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे। लेखिका यहाँ कहती हैं कि मोर की पूंछ लंबी हो गई और उसके पूंछ के पंखों पर चांद के आकार के इंद्रधनुषी रंग, यानी कि इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं उसी तरह से इंद्रधनुषी रंग दहक उठे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। लेखिका ये कहती हैं कि हालांकि मोर के पैर रंग रहित हैं, यानी उनमें कोई रंग नहीं है, लेकिन उसकी जो गर्वीली गति है, यानी उसकी जो साधारण गति है, उसकी जो साधारण चाल है, उस चाल ने मोर को एक नई गरिमा से, यानी मोर के पैरों को एक नई गरिमा से, एक नए महत्व से रंजित कर दिया, यानी कि रंग दिया। लेखिका क्या कहना चाहती हैं? लेखिका ये कहना चाहती हैं कि हालांकि मोर के पैरों में कोई रंग नहीं होता, लेकिन उसकी जो साधारण चाल है, उस साधारण चाल ने मोर के पैरों को नई महत्व से रंग दिया। उसका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। लेखिका कहती हैं कि मोर अपनी गर्दन को ऊंची करके देखता था और उसमें एक विशेष भंगिमा था, यानी कि वो अपने गर्दन को हर एक तरह से कभी ऊंचा करता, कभी नीचा करता और कभी नीचे करके दाना चुगता, पानी पीता और टेढ़ी करके शब्द सुनता। इस तरह से उसमें जो सुकुमारता था और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता, यानी कि जो वक्त है उसका चित्र नहीं आंका जा सकता। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। लेखिका कहती है कि जिस तरह से मोर का विकास हुआ था, उस तरह से मोरनी का विकास नहीं हुआ था। मोर का विकास चमत्कारिक रूप से हुआ था, लेकिन मोरनी का विकास मोर के जैसा चमत्कारिक तो नहीं था, लेकिन अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, यानी कि जो मोरनी थी उसकी भी गर्दन लंबी थी और उसकी भी गर्दन धूप छाई थी, यानी कि उसमें भी ऐसा रंग था जैसे कि धूप और छाँव हो। हवा में चंचल कलगी, यानी कि उसकी जो कलगी थी, जो उसके सर पर कलगी थी, वो चंचल थी। पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, और उस मोरनी के पंख सांवले और सफ़ेद पत्र की रेखाओं के समान थे। मंथर गति, यानी कि उसकी जो चाल थी वो धीमी थी। आदि से वह भी मोर के उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी, यानी कि मोरनी में इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इतनी सारी विशेषताएं थी, खासियत थी, और इससे मोरनी भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी में साथ में रहने वाली होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ, और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। लेखिका कहती हैं चूँकि मोर की जो गर्दन थी वो नीले रंग की थी, नीले रत्न के समान थी, इसी वजह से मोर का नाम रखा गया था नीलकंठ, यानी जिसके गर्दन नीली हो। और उसकी छाया के समान रहने के कारण, यानी कि उसकी परछाई के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मोरनी का क्या नाम रखा गया? मोरनी का नाम रखा गया राधा, क्योंकि वो मोर के साथ छाया के जैसा रहती थी। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। लेखिका कहती हैं कि मुझे खुद भी ये नहीं पता कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का, यानी कि चिड़ियाघर में जितने भी जीव जंतु रहते थे उनका, उसने खुद को सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया, यानी कि हिफाजत करने वाला बना लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। लेखिका कहती है कि जैसे ही सुबह होती वो सभी जानवर को, खरगोश को, कबूतर को और भी सभी जानवर को वो इकट्ठा कर लेता और उस ओर ले जाता जहाँ पर खाने के लिए दाना दिया जाता था, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वो अपने तीखे चंचू प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। लेखिका कहती हैं कि अगर कोई जानवर कुछ गड़बड़ करता था, कुछ गलती करता था, तो वो अपने तीखे चंचू प्रहार से, यानी कि अपने चोंच के चोट से उसे दंड देने दौड़ता, यानी कि उसे पनिशमेंट देने दौड़ता।
खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्त क्रंदन ना करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। लेखिका यहाँ कहती हैं कि मोर खरगोश के छोटे बच्चों को अपनी चोंच से उनके कान पकड़ता था और उन्हें ऊपर उठा लेता था और जब तक खरगोश के छोटे बच्चे दर्द से चीखने नहीं लगते थे तब तक वो उन्हें अपने अधर में यानी कि अपने निचले होंठ में लटकाए रखता था। कभी कभी उसकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर ना देते थे। लेखिका कहती हैं कि कभी कभी मोर के पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कान में छेद हो जाया करता था। जब कभी मोर उन्हें अपने चोंच से कान पकड़ के उठाता था तब खरगोश के बच्चों के कान में छेद हो जाया करता था और फिर दोबारा खरगोश के बच्चे मोर को गुस्सा होने का अवसर ना देते थे यानी कि उन्हें मोर को गुस्सा होने का मौका नहीं देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। दंड विधान मीन सजा का कानून। लेखिका ये कहती हैं कि जिस तरह से वो दूसरे जानवरों को दंड दिया करता था उसी प्रकार उसका प्रेम भी असाधारण था। प्रायः वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआ-छुआल सा खेल खेलते रहते थे यानी कि हमेशा वो मिट्टी में अपने पंख फैलाकर बैठ जाता था और जितने जानवर थे सब उसकी लंबी पूंछ और घने पंखों में छुआ-छुई सा खेल खेलते रहते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। लेखिका कहती हैं कि एक बार एक सांप जाली के अंदर पहुंच जाता है जहां पर सभी जानवर मौजूद थे। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए और सांप को देखकर जितने भी जीव जंतु थे जितने भी जानवर थे सभी इधर उधर भाग जाते हैं और छिप जाते हैं। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सिर्फ एक छोटा खरगोश का बच्चा सांप की पकड़ में आ जाता है। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। यानी कि सांप ने खरगोश के बच्चे को निगलने की कोशिश की थी और इसी कोशिश में खरगोश के बच्चे का पिछला शरीर सांप ने अपने मुंह में दबा रखा था और खरगोश का जो आधा शेष शरीर था वो सांप के मुंह से बाहर था। उससे चींची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था। यानी कि खरगोश का बच्चा सांप के मुंह में आधा था, इस वजह से उसके मुंह के दबाव की वजह से खरगोश के बच्चे का चींची का आवाज़ भी इतना तेजी से नहीं निकल सकता था कि किसी को क्लियर सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था और उसी वक्त नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। यानी कि उसी के चौकन्ने कानों ने यानी कि नीलकंठ के चौकन्ने कानों ने उस धीमे स्वर की तकलीफ को, किसके धीमे स्वर की तकलीफ को? खरगोश के बच्चे की धीमी स्वर की तकलीफ को नीलकंठ ने पहचाना और वो पूंछ पंख समेटकर सर से यानी तेजी से एक झपट्टे में नीचे आ जाता है। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। यानी कि अपनी सरल समझ से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है, क्योंकि खरगोश किसके मुंह में दबा हुआ था? सांप के मुंह में दबा हुआ था। इसीलिए शायद मोर ने यह समझ लिया होगा कि अगर सांप के फन पर चोंच मारा जाए तो इससे खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। यानी कि सांप को मोर ने उसके फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए यानी कि इतने अटैक किए कि सांप अधमरा हो जाता है। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट सा वहीं पड़ा रहा। जैसे ही सांप की पकड़ ढीली होती है, सांप की पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा उसके मुंह से निकल तो आया, लेकिन निश्चेष्ट सा मीन्स बिना चेष्टा या कोशिश की बेहोश खरगोश का बच्चा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। राधा कौन है? राधा मोरनी थी। यहाँ लिखा है कि राधा ने मदद देने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन अपनी मंद केका से यानी कि उसकी जो आवाज़ थी उसकी आवाज़ को केका कहा गया है
और यहाँ लिखा है कि लेकिन अपनी धीमी आवाज़ से, अपनी धीमी केका से किसी असामान्य घटना की इन्फॉर्मेशन उसने सब और प्रसारित कर दी, यानी कि सब और फैला दिया। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे और उसकी आवाज़ सुनकर माली भी पहुंचता है। लेखिका कहती हैं कि हम सब पहुंचते हैं। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। यहाँ लिखा है कि नीलकंठ जब सांप के 2 टुकड़े कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया, यानी कि उस खरगोश के बच्चे के पास जाता है और रात भर उसे पंखों के नीचे रखता है और उसे गर्मी देता है। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, ये उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। लेखिका कहती हैं कि कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मोर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप यानी नीलकंठ पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है कि नीलकंठ क्रोधित भी हो सकता है, दंड भी दे सकता है और वो किसी के प्रति अपना स्नेह भी जता सकता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। लेखिका कहती हैं कि मोर कलाप्रिय वीर पक्षी है, जो कला को पसंद करता है, वो बहादुर पक्षी होता है, सिर्फ वो हिंसक मात्र नहीं होता। इसी से उसे बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। यानी कि जो बाज होते हैं, चील होते हैं, वो हमेशा दूसरे जानवरों को मारते हैं, लेकिन जो मोर होता है वो बहादुर भी होता है और किसी जानवर को बचाता भी है। इसीलिए मोर को बाज, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। यहाँ लिखा है नीलकंठ में, यानी कि नीलकंठ मोर में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, यानी कि एक मोर के अंदर जो विशेषताएं होती हैं वो तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था, यानी कि वो एक जानवर होते हुए भी वो मानव की तरह अपने दिल में प्रेम रखता था। मेघों की सावली छाया में अपनी इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वो नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लयताल रहता था। यहाँ लिखा है कि मेघों की सावली छाया में, यानी कि जब आसमान में बादल छा जाते थे, अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को, यानी कि उसके पंख कैसे थे, इंद्रधनुष की तरह कई रंग उसके पंखों में थे। इसलिए यहाँ लिखा है कि अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर यानी गोलाकार बनाकर जब वो नाचता था तब उस नृत्य में एक सहजात लयताल रहता था, यानी कि उसके नृत्य में, उसके डांस में एक सहजात यानी एक साथ उत्पन्न हुआ लयताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलग सम पर ठहर जाता था, यानी कि जब मोर डांस करता था तब आगे पीछे दाहिने बाएं घूम कर डांस किया करता था और वो किसी एक अलग मौके पर ठहर जाता था और फिर दोबारा डांस करने लगता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी। राधा कौन थी? राधा मोरनी थी। यहाँ लिखा है कि राधा मोर के समान डांस नहीं कर सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था, लेकिन मोरनी के भी चाल में एक छंद रहता था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। यह लिखा है कि जब नीलकंठ डांस करता था वो नृत्य मग्न नीलकंठ यानी कि मोर जब नृत्य करने में मग्न रहता था तब मोरनी मोर के दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को छूकर वो दाहिने ओर निकल जाती थी। इस प्रकार उसके परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, यानी कि जिस तरह से वो परिक्रमा करती थी यानी कि चारों ओर घूमती थी, उसमें भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था, यानी कि एक जैसा उत्पन्न ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, ये तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। लेखिका कहती हैं कि नीलकंठ पता नहीं कि उसने कैसे समझ लिया कि लेखिका को नीलकंठ का डांस बहुत भाता है, उसका डांस बहुत अच्छा लगता है, यह तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन अचानक एक दिन नीलकंठ लेखिका के जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से नीचे उतर आता है और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता यानी कि उसके पंखों पर बहुत सारे रंग थे, इसलिए यहाँ सतरंगी लिखा गया है।
लेखिका कहती हैं कि और नीलकंठ अपने पंखों का सतरंगी मंडलाकार यानी कि सतरंगी गोलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया, यानी कि डांस के स्थिति में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का कर्म बन गई और उसके बाद से ये जो नृत्य भंगिमा थी यानी कि डांस की स्थिति में खड़ा होना, ये रोज का काम बन गया। प्रायः मेरे साथ कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। लेखिका कहती है कि प्रायः लेखिका के घर में कोई ना कोई देसी विदेशी अतिथि पहुंच जाता था, मेहमान पहुंच जाता था। लेखिका के साथ कोई ना कोई देसी विदेशी मेहमान पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को यानी कि जिस तरह से नीलकंठ अपने पंखों को गोलाकार रूप में तन करके नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो जाता था, यानी कि डांस के पोजीशन में, डांस की स्थिति में खड़ा हो जाता था, तो जो देसी विदेशी मेहमान थे वो उसके इस मुद्रा को, उसके इस स्थिति को अपने प्रति सम्मान समझकर विस्मयाभिभूत हो उठते थे, यानी कि हैरान हो उठते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। बहुत सारी ऐसी विदेशी महिलाएं थीं जिन्होंने नीलकंठ को परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। लेखिका कहती है कि जिस नुकीली पैनी चोंच से वो भयंकर विषधर को यानी कि खतरनाक सांप को टुकड़े टुकड़े कर सकता था, उसी चोंच से लेखिका के हथेली पर रखे भुने चने को वो कोमलता से और धीरे धीरे उठाकर खाता था कि लेखिका को हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था, यानी कि हैरानी भी होती थी। हैरानी इसलिए होती थी क्योंकि नीलकंठ ने अपने उसी चोंच से सांप के टुकड़े टुकड़े किए थे, लेकिन जब लेखिका उसे भुने चने अपने हथेली में रखकर खिलाती थी तो नीलकंठ बड़ी कोमलता से और हौले हौले यानी धीरे धीरे उठाकर खाता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, यानी कि नीलकंठ को फलों के पेड़ों से ज़्यादा फूल वाले और पल्लवित वृक्ष यानी कि ऐसे वृक्ष जिसमें नए नए पत्ते निकले या लगे हो, वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। लेखिका कहती हैं, वसंत में जब आम के पेड़ पर सुनहली मंजरी यानी कि सुनहरे रंग की छोटी छोटी कलियों से जब आम का वृक्ष लद जाता था, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, यानी कि जब अशोक के पेड़ पर छोटे छोटे नए नए पत्ते आते थे और अशोक का पेड़ लाल लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर हो उठता था, यानी कि जाली घर में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। जाली घर में वो इतना चंचल हो उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी, यानी कि मोर और मोरनी की सबसे प्रिय ऋतु कौन थी? वर्षा, यानी बरसात का मौसम। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे। लेखिका कहती हैं कि जैसे ही आसमान में घने बादल छाते थे, वैसे ही मोर और मोरनी हवा में बारिश की सजल आहट यानी कि पानी से भरी हुई आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनुगूंज तीव्र से तीव्र होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। लेखिका कहती हैं कि जिस तरह से मेघ छा जाते थे, आसमान में काले बादल उमड़ आते थे, वैसे ही हवा में मोर और मोरनी उसकी पानी से भरी हुई आहट पा लेते थे और तब अपनी मंद केका की गूंज अनुगूंज से यानी कि अपने धीमी आवाज़ की प्रतिध्वनि और देर तक रुकने वाली आवाज़ उनकी तीव्र से यानी कि तेज से और तेज होती हुई ऐसा लगता था जैसे बूंदों के उतरने के लिए वो सोपान पंक्ति बनने लगती थी, यानी कि बूंदों के उतरने के लिए उनकी गूंज और अनुगूंज उनकी प्रतिध्वनि एक रास्ता बनाने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। लेखिका कहती हैं कि जैसे ही बादल गरजने लगते,
बादल के गरजने की ताल पर, बादल के गरजने की संगीत पर उसके तन्मय नृत्य यानी मोर के व्यस्त नृत्य का आरंभ होता। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। लेखिका कहती है कि और फिर जिस तरह से मेघ यानी घने बादल जितना अधिक गरजता था, जितनी अधिक बिजली चमकती थी, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तेज होती जाती थी, नीलकंठ का डांस भी उतनी ही तेजी से और अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता और उसकी आवाज़ उतना ही मनोहर से मनोहर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। जब बारिश थम जाती थी तब वो अपने दाहिने पंजे पर अपना दाहिना पंख और बाएं पंजे पर अपना बायां पंख फैलाकर सुखाता था। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। यानी कि कभी कभी जब बारिश का मौसम रुक जाता था, बारिश जब रुक जाती थी, तब मोर और मोरनी एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर, यानी कि मोर मोरनी के पंखों से टपकने वाली पानी को पीकर और मोरनी मोर के पंखों से टपकने वाले पानी को पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। लेखिका कहती हैं कि मोर और मोरनी आपस में बहुत खुश रहा करते थे, लेकिन इस खुशी के त्योहार की संगीत में बेमेल स्वर यानी कि मेल ना खाने वाला स्वर कैसे बज उठा, बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यानी ऐसी आवाज़ जो उनके साथ मैच नहीं करती थी, कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है, यानी कि यह भी एक दुखदाई कहानी है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। नखास कोने, नखास कोना क्या होता है? ऐसा बाज़ार जहाँ पर पशुओं को या गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था, ऐसी जगह को, ऐसे बाज़ार को नखास कोना कहा जाता था। लेखिका कहती है कि एक दिन लेखिका को किसी काम से नखास कोने से यानी कि बाज़ार से, जहाँ पर पशुओं और गुलामों को बेचा और ख़रीदा जाता था, वहाँ से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान यानी पहले की तरह ही कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपना ध्यान का केंद्र बनाया। लेखिका ने इस बार ये संकल्प किया था, खुद से ये वादा किया था कि वो किसी पिंजड़े की तरफ नहीं देखेंगी और इस वादा के साथ उन्होंने यानी लेखिका ने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी मीन्स जो घनी ना हो, लेखिका ने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से यानी कि सफ़ेद धागे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। यानी कि उन्होंने किसी पिंजरे की तरफ नहीं देखा, बल्कि उनका ध्यान कहाँ था? बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी की तरफ, यानी ऐसी दाढ़ी जो घनी नहीं थी और सफ़ेद डोरे यानी सफ़ेद धागे से कान में बंधी ऐनक पर ही उनका ध्यान था। उनका ध्यान इस तरफ क्यों था? क्योंकि उन्होंने संकल्प किया था, उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो किसी भी पिंजरे की तरफ नहीं देखेंगी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। लेखिका कहती है लेकिन बड़े मियाँ के पैर के पास मोरनी पड़ी थी और उसे अनदेखा करना मुश्किल था, क्योंकि लेखिका हर एक पशु पक्षी से प्रेम करती थी। मोरनी राधा के समान ही थी और जो मोरनी बड़े मियाँ के पैरों के पास थी वो मोरनी राधा के जैसी ही थी। उसके मूंज से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी नहीं हो सकती थी। मूंज क्या होता है? एक तरह का घास होता है। लेखिका कहती हैं एक तरह से घास से बंधे मोरनी के दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस तरह से इकट्ठी हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी।
बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। भाषण मेल मीन्स यानी कि बड़े मियाँ जब बोलना स्टार्ट करते थे तो वो बोलते ही जाते थे, इसीलिए लेखिका ने उनकी भाषण को भाषण मेल कहा है। लेखिका कहती हैं कि बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, यानी कि उन्होंने फिर बोलना शुरू कर दिया। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल क्या है। और बड़े मियाँ ने क्या कहा लेखिका से? बड़े मियाँ ने लेखिका से ये कहा कि देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल क्या है, यानी कि मोरनी का क्या हाल क्या है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? और बड़े मियाँ लेखिका से कहते हैं कि ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है, आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। बड़े मियाँ लेखिका से कहते हैं कि अगर आप नहीं आई होती तो मैं इस मोरनी को उसी के सिर पर यानी चिड़ीमार को ही वापस कर देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। और वो लेखिका से ये कहता है, लेकिन मैं आपसे भी इस अधमरी मोरनी को कैसे ले जाने को कह सकता हूँ। यानी कि एक तरह से बड़े मियाँ लेखिका को राज़ी करना चाहते थे कि वो उस मोरनी को खरीद ले। सारांश यह कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। लेखिका कहती हैं कि सारांश ये है कि यानी कि पूरी बात ये है कि मैंने उस मोरनी के लिए 7 रुपये दिए और उस मोरनी को अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। चूँकि मोरनी के जो पैर थे वो टूटे हुए थे, इस वजह से लेखिका ने उसे अपने कमरे में ही रहने दिया और उसे अपने कमरे में ही रखकर उसके पैर की मरहम पट्टी करने लगी। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई। लेखिका कहती हैं कि उसके पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वो ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। लेखिका कहती हैं कि हालांकि वो अच्छी हो गई थी, लेकिन उसकी जो उंगलियां थी वो टेढ़ी मेढ़ी ही रही, लेकिन वो ठूंठ जैसे यानी कि सूखे पेड़ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। और जब वो ठीक हो जाती है तो उसे जाली घर में पहुंचाया जाता है जहां पर बाकी सभी जीव जंतु रहते थे। और उस मोरनी का क्या नाम रखा गया? उस मोरनी का नाम रखा गया कुब्जा। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। लेखिका कहती हैं कि जिस तरह से उसका नाम था कुब्जा, वैसे ही वो अपने नेचर से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, यानी कि जब तक मोरनी बाकी जीव जंतुओं के साथ नहीं रहती थी, जाली घर में नहीं रहती थी, तब तक नीलकंठ और राधा साथ साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती और जब कुब्जा बाकी जानवरों के साथ रहने लगती है, जाली घर में रहने लगती है, तो बाकी जानवरों के साथ साथ रहने पर वो नीलकंठ और राधा को जब अब एक साथ देखती थी तो उन्हें देखते ही मारने दौड़ती थी। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। और कुब्जा मोरनी क्या करती थी? अपने चोंच से राधा की कलगी को वो मार मार कर नोच डालती थी और उसके पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। यानी मुश्किल ये थी कि नीलकंठ कुब्जा मोरनी से दूर भागता था, लेकिन कुब्जा मोरनी उसके साथ ही रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। यानी कि जो कुब्जा मोरनी थी वो किसी भी दूसरे जानवर से दोस्ती उसने नहीं की थी और ना ही वो किसी भी दूसरे जानवर को नीलकंठ के नज़दीक आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी और उसी बीच राधा मोरनी ने 2 अंडे दिए थे जिनको वो अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए। लेखिका कहती हैं कि जैसे ही कुब्जा मोरनी को ये पता चला कि राधा मोरनी ने 2 अंडे दिए हैं, वैसे ही कुब्जा मोरनी ने अपनी चोंच से मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडों को फोड़कर अपने सूखे पेड़ जैसे पैरों से सब और छितरा दिए, यानी कि अंडों को छितरा दिए।
इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया और इस तरह से झगड़ा और शोर शराबे से और उससे भी ज़्यादा राधा की दूरी से बेचारे नीलकंठ की खुशी का अंत हो गया। यानी कि नीलकंठ कुब्जा मोरनी से परेशान तो था ही और साथ ही वो राधा मोरनी से दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकता था और इसीलिए उसकी खुशी का अंत हो गया। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा, एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा और कई बार वो जाली के घर से निकल भागा और एक बार कई दिन तक वो भूखा प्यासा बैठा रहा और आम की शाखाओं में यानी कि आम के ब्रांचेस में छिपा बैठा रहा। किससे छिपा बैठा रहा? कुब्जा मोरनी से छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकार कर मैंने उतारा। और आम की शाखाओं से लेखिका ने मोर को बहुत पुचकार कर उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा और एक बार लेखिका कहती हैं कि एक बार मोर लेखिका की खिड़की के शेड में छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी। लेखिका कहती हैं कि जब कभी लेखिका दाना देने के लिए मोर को जाती थी, वो हमेशा की तरह अपने पंखों को गोलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था और उसकी चाल में थकावट होता था। यानी कि पहले की तरह उसकी चाल में चंचलता नहीं थी, बल्कि उसकी चाल में थकावट थी और आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। लेखिका कहती हैं कि लेखिका में अनुभवहीनता थी, यानी कि उनमें अनुभव ज़्यादा नहीं था और इसी वजह से वो ये आशा करती थी, वो ये उम्मीद करती थी कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, यानी कि कुब्जा मोरनी, राधा मोरनी और नीलकंठ में मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। लास्ट में 3-4 महीने के बाद एक दिन लेखिका सुबह सुबह जाकर देखती हैं कि नीलकंठ पूंछ और पंख फैलाए धरती पर उसी तरह से बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को वो अपने पंखों में छिपा कर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके ना उठने पर संदेह हुआ और लेखिका ने उसे बार बार पुकारा, लेकिन जब वो उठा नहीं तो लेखिका को शक हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था और हकीकत में नीलकंठ क्या हुआ था? मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। वो क्यों मरा, इसका आंसर तो अभी तक नहीं मिल सका है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। फूलों के स्तबक मीन्स फूलों के गुच्छे। लेखिका कहती हैं कि मोर को कोई बीमारी नहीं थी और ना ही उसके रंग बिरंगे फूलों के गुच्छे जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान मिला। मैं अपने शाल में लपेट कर उसे संगम ले गई। लेखिका कहती हैं कि वो मोर को अपने शॉल में लपेटती हैं और उसे संगम ले गई, यानी कि जहाँ पर वो उसे प्रवाहित कर सके, यानी पानी में उसे बहा सके। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, यानी कि जब लेखिका ने गंगा नदी के बीच धारा में मोर को प्रवाहित किया, यानी कि मोर को बहाया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित, यानी कि तब उसके पंख पर जो चंद्रिकाएं बनी हुई थी, रंग बिरंगी चंद्रिकाएं बनी हुई थी, उससे बिंबित प्रतिबिंबित होकर, यानी कि उससे इमेज बनकर गंगा के चौड़े पाट का एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। यानी कि ऐसा लगा जैसे कि गंगा का जो चौड़ा पाट है वो एक बहुत ही बड़े मोर के जैसा तरंगित हो उठा है, यानी कि उसमें रंग बिरंगे तरंगे उठी हैं। नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही। लेखिका कहती है कि नीलकंठ के ना रहने पर राधा तो बेहोश सी कई दिन कोने में बैठी रही, यानी कि वो हिलडुल नहीं करती थी, बल्कि वो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। वह कई बार भागकर लौट आया था। लेखिका कहती हैं कि वो अगर कहीं जाता था तो वो कई बार भागकर लौट आता था, अतः वो प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी और इसीलिए राधा मोरनी इंतज़ार के भाव से दरवाजे पर नज़र लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की, लेकिन जो कुब्जा मोरनी थी वो शोर शराबे के साथ नीलकंठ को
खोजती और ढूंढती रहती थी। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। लेखिका कहती हैं कि खोज के दौरान वो हमेशा जाली का जैसे ही दरवाज़ा खुलता था वैसे ही वो बाहर आ जाती थी और आम, अशोक, कचनार आदि पेड़ों की शाखाओं में यानी ब्रांचेस में नीलकंठ मोर को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली यानी अल्सेशियन कुत्ती सामने पड़ गई। एक दिन कुब्जा मोरनी आम के पेड़ से उतरी ही थी कि कजली, जो कि एक अल्सेशियन कुत्ती थी, वो उसके सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया और जिस तरह से कुब्जा मोरनी का स्वभाव था, उसका नेचर था, उसके अनुसार ही कुब्जा मोरनी ने कजली यानी अल्सेशियन कुत्ती पर भी चोंच से प्रहार किया। इसके परिणाम क्या हुआ? इसके परिणाम कजली ने अपने 2 दांत कुब्जा मोरनी के गर्दन पर लगा दिए। इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका और इस बार उसका कलह कोलाहल यानी कि कुब्जा मोरनी का झगड़ा और शोर शराबा और नफरत और प्रेम भरा जीवन बचाया ना जा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। लेखिका कहती हैं, लेकिन इन 3 पक्षियों ने यानी नीलकंठ ने, राधा ने और कुब्जा मोरनी ने लेखिका को पक्षी प्रकृति की यानी कि पक्षी के नेचर की जो विभिन्नता है उसका जो परिचय दिया है वह लेखिका के लिए विशेष महत्व रखता है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है यानी कि राधा अभी भी नीलकंठ की प्रतीक्षा करती है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। लेखिका कहती हैं कि जब आषाढ़ के महीने में जब आसमान बादलों से भर जाता है तब वह कभी यानी कि तब राधा मोरनी कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को यानी कि अपनी आवाज़ को तेज करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।